डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन MBBS चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर से यानी स्टोइकोमेट्री से हमने शुरुआत लिया था, तो वहाँ पे हमने केमिस्ट्री की बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट टॉपिक तक हमने इसको MCQs के साथ डिस्कस किए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर से है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। जिसका टाइटल है कि क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस टॉपिक में हम ये वाले कंटेंट डिस्कस करेंगे, यानी थोड़ा सा हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ एटम के बारे में, इस तरह कंसेप्ट अबाउट द मैटर, और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटम्स। तो इस बारे में हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हमारे साथ एटम क्या है। तो एटम हमारे साथ क्या है, द माइक्रोस्कोपिक particle of matter, of all kind of matter. The microscopic particle of all kind of matters, यानी मैटर के जितने भी फॉर्म्स हैं, तो इसका जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी ये जो मैटर है, इससे यानी इसी ही एटम से, यानी इस पार्टिकल से क्या है, कंपोज है। तो देख ले आपके साथ क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो ये हमारे साथ क्या है, ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो। तो ये सारे जो है ना, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बने, यानी एटम से बने हैं। तो फिर ये एटम जो है ना, एटम ग्रीक वर्ड्स एटमोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी नाकाबिल तकसीम के। ये वाला जो पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी एटम, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी ये नाकाबिल तकसीम है, ये फर्दर हम इसको क्या कर नहीं कर सकते, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब एटम के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी इसकी हिस्ट्री। तो इस बारे में डिफरेंट फिलासफर ने, यानी दुनिया में डिफरेंट फिलासफर ने अपने कंसेप्ट दिए थे। तो इसमें से एक ओल्ड कंसेप्ट है ना, जो हमारे साथ क्या है, ओल्ड कंसेप्ट दिया था, एक ग्रीक फिलासफर था, जिसका नाम था क्या, डेमोक्रेटस। बिफोर क्रिश्चियन, उसने एटम के बारे में एक कंसेप्ट दिया था। वो कंसेप्ट क्या था कि एटम हमारे साथ क्या है, अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। तो एटम, तो उसने कहा कि एटम क्या है, अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर है। तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ ये मैटर है, इसी मैटर को क्या कर ले, इसको तकसीम कर ले, इसको डिवाइड कर ले। तो इसका जो लास्ट पार्टिकल आएगा, तो लास्ट पार्टिकल क्या होगा, वो लास्ट पार्टिकल हमारे साथ क्या होगा, वो एटम होगा। वो लास्ट पार्टिकल क्या होगा, वो हमारे साथ एटम होगा। तो इस वजह से उसने बताया कि ये उसका क्या है, अल्टीमेट यानी हतमी, इसको जितना इसके ऊपर मेहनत कर दे, इसको डिवाइड कर ले, लेकिन इसका जो आखिरी पार्टिकल है वो क्या आएगा, एटम आएगा। कि मतलब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है। इसके साथ देख ले, उसका जो ये रिसर्च, इसका जो ये कंसेप्ट था, ये जस्ट परसेप्शन था, यानी एक इमेजिनरी उसका कंसेप्ट था, यानी इमेजिनरी परसेप्शन था।
मीन नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। यानी उसने ये जो आइडिया दिया था कि ये हमारे साथ क्या है, अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर है, तो ये वाला स्टेटमेंट उसका किसी एक ख़ास साइंटिफिक रिसर्च यानी एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर नहीं था, जस्ट उसने तस्वुराती एक बयान दिया था कि एटम हमारे साथ इस तरह का प्रोसेस है, यानी इस तरह का एक पार्टिकल है। बाद में इन 1803 में एक ब्रिटिश केमिस्ट था, यानी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एक क्यूरी के फॉरम में एटम के बारे में कंसेप्ट दिया। तो उसने ये थ्योरी क्यों पेश कर दी, तो उस वक्त लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस थे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को लॉ ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या कर दी, एटम के बारे में कंसेप्ट दिया बाय प्रपोजिंग ए मॉडल कॉल्ड एज ए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसके मुताबिक उसने क्या कर दी, ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन था, और थर्ड था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो ये तीन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी यानी ऐसी एटॉमिक थ्योरी यानी एटम के कंसेप्ट देकर उसने ये वाले क्या कर दी थी, एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद डाल्टन का कंसेप्ट किस तरह था, डाल्टन कंसेप्ट अबाउट एटम। डाल्टन ने कहा कि एटम हमारे साथ क्या है, एटम हमारे साथ सॉलिड पार्टिकल है, यानी सॉलिड, हार्ड, इनडिविजिबल। कि एटम हमारे साथ क्या है, सॉलिड, हार्ड, इनडिविजिबल पार्टिकल है। यानी इसके ऊपर जितना भी मेहनत करें तो एटम क्या होगा, अपनी ही फॉर्म में रहेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में रहेगा, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या था, डाल्टन का कंसेप्ट था। लेकिन इसके बाद रिसर्च क्या हुआ, रिसर्च प्रोग्रेस हुआ, यानी आगे रिसर्च एक्सपेरिमेंटल वर्क हुआ, साइंटिफिक वर्क हो गया। तो इसी साइंटिफिक वर्क के नतीजे में एट लास्ट 1932 में क्या हुआ, एटम को डिविजिबल डिक्लेयर किया गया, डिविजिबल पार्टिकल डिक्लेयर किया गया कि एटम हमारे साथ क्या है, डिविजिबल पार्टिकल है। तो 1932 तक ये इंफॉर्मेशन दिया गया कि एटम हमारे साथ 3 फंडामेंटल पार्टिकल पे कंसिस्ट है। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, इसमें क्या है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि एटम की जो कंपोजिशन है वो हमारे साथ क्या है, एटम की कंपोजिशन में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो देख ले, ये बतौर मॉडल हमने यहाँ पे हीलियम एटम को लाया। ये हमारे साथ क्या है, हीलियम का एटम है। तो हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन और इसके साथ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम देख ले, एटम के 2 मेन पार्ट्स हैं। तो इस 2 मेन पार्ट्स में क्या है, एक न्यूक्लियस है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, और दूसरा क्या है, ये जो शेल है जो इर्द गिर्द है। तो ये जो शेल है ना, इसके यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं। और इसके न्यूक्लियस में हमारे साथ क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस दोनों को इकट्ठे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। इन दोनों को हम इकट्ठे क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में रिजाइड होते हैं। तो देख ले, एटम के 2 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल पार्ट है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद हैं। और ये इसका क्या है, जो शेल है, यानी न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द पार्ट है ये शेल है, और शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये गर्दिश करता है। तो ये क्या है, एटम के हमारे साथ क्या है, कंपोजिशन है। अब इन पार्टिकल्स का, ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, इन सारे 3 पार्टिकल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसका जो अरेंजमेंट है, इसका जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हमें क्या देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अबाउट द एटम, यानी एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल हमारे साथ है, ये जिस फॉर्म में अरेंजमेंट इसकी दी गई है, जिस फॉर्म में ये अरेंज हो, तो यही अरेंजमेंट से हमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों एटम के बारे में हम क्या होता है, ये हमें हासिल हो जाता है। अब देख ले, इन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन कि हमारे साथ जो फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, यानी जो नॉलेज वगैरह है, या एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये हमें क्या होता है, ये हमारे साथ 3 प्रोसेस से हमें क्या हुआ, अपटेंड हो गया है। हमने वो 3 प्रोसेस को ऑब्जर्व किए, फिर इससे हमें क्या हुआ, इन फंडामेंटल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमें वो क्या हुआ, नॉलेज अपटेंड हुआ, और इसके साथ साथ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन हुआ। तो वो क्या है, इसमें नंबर 1 है हमारे साथ क्या है, नेचर ऑफ रेज प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स। ये बाद में हम इस टॉपिक के बारे में हम बाद में लेक्चर देंगे, लेकिन ये वाला जो क्या है हमारे साथ, यानी नेचर ऑफ रेस प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब, इसने हमें क्या कर दी, इसने हमें एटम के बारे में, एटम की स्ट्रक्चर और इस तरह ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में इसके हमें क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हासिल हुआ। और दूसरा हमारे साथ क्या है, दी रेज, यानी हमने वो रेस को स्टडी किया, दी रेज एमिटेड बाय एक्साइटेड गैस, यानी हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। यानी जो हमारे साथ क्या है, गैस है, गैस को हम क्या कर दें, इसको एक्साइट कर दे, यानी इसको एनर्जी देकर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर डी एक्साइटेशन पे वो क्या करेगा, रेस का एमिशन करेगा। तो फिर इसकी स्टडी, यानी इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ने क्या हमें क्या कर दी, इस बारे में हमें हेल्प दे दी, यानी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इस तरह एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इसने क्या दी, हमें इंफॉर्मेशन दी। और 3rd पॉइंट इसमें है रेडियो एक्टिविटी।
रेडियो एक्टिविटी से भी हमें ये पता चला कि एटम्स के न्यूक्लियस में क्या चीज़ के कौन सा फिनोमेना होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसका आपस में कौन सा इंटरेक्शन है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें किस चीज़ से हासिल हुआ, रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ तक था तो ये लेक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब हम लेक्चर के एंड में थोड़ा सा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। वो एमसीक्यूज़ हमारे साथ क्या है देख ले। Atom is indivisible particle. यानी इसके बारे में कंसेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए हमारे साथ क्या है, डेमोक्रिटस। ऑप्शन बी हमारे साथ क्या है, जॉन डाल्टन। सी हमारे साथ है बोथ ए एंड बी। और सी हमारे साथ क्या है, नील बोहर। या कोई और या नॉन ऑफ दीज दिया हो। तो देख ले एटम के बारे में ये कंसेप्ट कि एटम हमारे साथ इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो इसके बारे में डेमोक्रिटस ने भी यही इन्फॉर्मेशन दिया था क्यों, लेकिन उसका जो आइडिया था वो जस्ट परसेप्शन था, उसका कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं था। लेकिन उसने बताया था कि हमारे साथ जो मैटर है उसका अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, एटम, यानी फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद जो हमारे साथ डाल्टन आया था तो डाल्टन ने भी ये कंसेप्ट दिया था कि एटम हमारे साथ क्या है, ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो पे देख ले ये हमारे साथ क्या है, ये दोनों ऑप्शन हमारे साथ क्या है, ट्रू है। और ये देख ले नील बोहर ने किया था, वो इसने तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं आता। तो लिहाजा ये दोनों साइंटिस्ट ने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, तो लिहाजा आपके साथ ऑप्शन बोथ ए एंड बी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके साथ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस was explained by, ये जो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस थे हमारे साथ, तो ये किसने एक्सप्लेन किए थे? तो ऑप्शन ए में आपके साथ है डाल्टन। ऑप्शन बी में आपके साथ क्या है, नील बोहर। ऑप्शन सी में आपके साथ है डेमोक्रिटस। और ऑप्शन डी में क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो डाल्टन ने इस बारे में इंफॉर्मेशन दिया था क्योंकि डाल्टन ने जब डाल्टन ने टाइम एक थ्योरी दे दी, तो इसी थ्योरी का जो बैकग्राउंड था यानी इसका जो प्रोसेस था वो इस बारे में शुरू था कि ये लॉस को कैसे एक्सप्लेन कर दें। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी एटम के बारे में, तो उसी थ्योरी के बेस पर उसने क्या कर दी, ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारे साथ क्या है, करेक्ट होने, क्योंकि डाल्टन ने इस बारे में क्या था, इंफॉर्मेशन दिया था। इसके साथ atom was declared as a divisible particle. ऑप्शन ए आपके साथ क्या है, 1911। ऑप्शन बी 1920। ऑप्शन सी 1932। और ऑप्शन डी हमारे साथ क्या है, 1803। तो 1911 में ये सिर्फ जस्ट न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था और इस तरह 1803 में तो इसको इंडिविजिबल डिक्लेयर किया गया था। लेकिन 1932 में क्या गया कि एटम को ये डिक्लेयर किया गया कि इसमें क्या है, 3 पार्टिकल्स हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। तो इसके बेस पे क्या हुआ, 1932 में ये डिक्लेयर किया गया कि एटम हमारे साथ क्या है, डिविजिबल पार्टिकल है। अच्छा, इसके साथ
अच्छा, इसके साथ ये वाला देख ले कि आपके साथ एटम हमारे साथ क्या है, एटम इज, और ऑप्शन आपको दिया गया है सॉलिड, ऑप्शन बी, यानी एटम इज ए पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द डाल्टन कॉन्सेप्ट। ऑप्शन दिया गया है ए, ऑप्शन दिया गया है बी, आपके साथ क्या है हार्ड, और ऑप्शन सी में क्या है इनडिविजिबल है। तो डाल्टन ने बताया था कि एटम हमारे साथ क्या है, सॉलिड पार्टिकल हैं, हार्ड भी है और इनडिविजिबल भी है। तो ये तीन ऑप्शन आपके साथ क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो अगर आपके साथ ऑप्शन क्या है, आपके साथ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हैं, तो आपने ऑल ऑफ दीज पे क्या करना है, करेक्ट लगाना है, क्योंकि डाल्टन ने ये तीनों टर्म्स को यूज़ किए थे कि एटम हमारे साथ सॉलिड पार्टिकल है और हार्ड भी है और इनडिविजिबल भी है। इसके साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एटम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, ऑप्शन ए में है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी में है केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन एटम एक्सप्लेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अबाउट द एटम, तो आपके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। तो हमारे साथ क्या होंगे, ऑप्शन बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, अफेक्ट करता है और इसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है।